हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र सिंह। वेलकम टू आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो है आपके ज्योग्राफी सेक्शन का जो है आपका फर्स्ट लेसन जो है वो चल रहा है। लास्ट वीडियो के अंदर इसमें हमने जो है एनवायरनमेंट के बारे में जो है वो स्टडी की थी। एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरल एनवायरनमेंट, मेन मेड एनवायरनमेंट, बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट्स, इन सब के बारे में हमने स्टडी की थी। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज जो है हम इन दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक है आपके लिथोस्फीयर और एक है हाइड्रोस्फीयर। इन दो चीज़ों के बारे में आज अपना डिस्कस रहेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिथोस्फीयर है क्या, जिसको हम हिंदी के अंदर अब कहे तो स्थल मंडल कहते हैं हिंदी के अंदर। अब ये लिथोस्फीयर शब्द क्या है, इसके मायने क्या है, वो हम सब देखते हैं। द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक्स फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ये इसकी डेफिनेशन होगी, आप अच्छे से याद रखिएगा कि लिथोस्फीयर किसे कहते हैं। तो द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक्स, ठीक है ना, मतलब चट्टानों से बना हुआ जो कठोर भाग है, ठीक है, फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। यानी कि इससे जो हम स्थल मंडल का मतलब जो जमीन वाला भाग है, जमीन जिसको हम कहते हैं, भूमि, भूमंडल जिसको हम कहेंगे, वही जो है इंग्लिश के अंदर उसको हम कहेंगे लिथोस्फीयर, जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से जो है वो बना हुआ है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। फिर द वर्ड लिथो। अब देखिए लिथोस्फीयर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, लिथो प्लस स्फीयर। अब इनके मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो लिथो है, द वर्ड लिथो मीन्स रॉक्स और स्टोन, ये चीज याद रखिएगा। अब लिथो का मतलब ही ये होता है कि रॉक्स, चट्टाने, ठीक है ना। तो लिथो का मतलब ही होता है रॉक्स यानी कि चट्टाने, और स्फीयर का मतलब, एंड स्फीयर मीन्स डोमेन, ठीक है ना। डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि चट्टानी क्षेत्र, या फिर साधारण भाषा में कहे तो चट्टान, यानी कि यहाँ पे स्थल, इसका शब्द जो है सही शब्द इसके लिए हो जाएगा स्थल या भू, जमीन जिसको हम कहते हैं, भूमंडल कहो या स्थल मंडल कहो। यानी कि लिथोस्फीयर का मतलब होता है भूमंडल या स्थल मंडल, जिसके ऊपर हम रहते हैं। हमारी ह्यूमन की जितनी भी एक्टिविटीज है, हम अपनी सारी गतिविधियां जो हैं वो हम लिथोस्फीयर पे ही करते हैं, यानी कि जमीन के ऊपर ही करते हैं, भूमि के ऊपर ही करते हैं। तो ये दो चीजें याद रखना है कि लिथोस्फीयर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, लिथो प्लस स्फीयर। तो लिथो का मतलब हो जाएगा रॉक्स, केवल आप इतना भी याद रख सकते हो, स्टोन याद नहीं रखोगे चलेगा। आप लिथो का मतलब रखिए, याद रखिए, लिथो मीन्स रॉक्स एंड स्फीयर मीन्स डोमेन। डोमेन का मतलब क्षेत्र, यानी कि चट्टानी क्षेत्र या स्थलीय क्षेत्र जिसको हम कहेंगे, ये होता है लिथोस्फीयर का मतलब। सो द टर्म लिथोस्फीयर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रॉकेस्फीयर, ठीक है ना, इसलिए इसको चट्टानी क्षेत्र भी कहते हैं। इसको हम जो है लिथोस्फीयर को रॉकेस्फीयर भी, रॉकस्फीयर भी जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लिथोस्फीयर हैज एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। अब ये जो लिथोस्फीयर है, भूमंडल का जो भूमि वाला क्षेत्र है, उसकी एवरेज जो थिकनेस कितनी है वो है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर तक जो है, जो आप जब पृथ्वी देखेंगे अपने, ठीक है ना, ये जो पृथ्वी बनी हुई है, अपना अर्थ जो है बनी हुई है इसके अंदर, तो इसके नीचे यहाँ तक देखेंगे 100 किलोमीटर तक, ठीक है, 100 किलोमीटर तक जो है ये चट्टानी क्षेत्र है। फिर जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो अंदर से जो है अपनी अर्थ जो है वो पिघली हुई है, गर्म लावा है उसके अंदर। तो कई बार आपने देखा होगा वोल्केनो जो ज्वालामुखी फटते हैं तो उसके अंदर से गर्म जो है वह ज्वाला निकलता है, तो वो यहीं से निकलता है। तो ये अंदर से जो अपनी जो अर्थ है वो बिल्कुल पिघली हुई अवस्था में है, और वही जो है कई बार जो है लावे के रूप में जो है बाहर निकलता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो अपना लिथोस्फीयर है उसकी मोटाई कितनी है। तो ये मोटाई जो है इस तरह से हो जाएगी। तो ये जैसे कि सबसे ऊपर ही जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो ये सबसे अपनी बाहरी परत हो जाएगी जहाँ पे हम एट प्रेजेंट में अभी निवास कर रहे हैं। तो यहाँ से लेके नीचे अंदर तक जाएंगे तो लगभग 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक जो है ये इसकी थिकनेस है, मोटाई है। उसके बाद नीचे जो है ये जो है वह बिल्कुल सॉलिड वे अवस्था में नहीं है, ये बिल्कुल पिघली हुई अवस्था में रहेगा। It includes the various landforms such as mountain, plains, plateaus, valleys, etc. अब ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो लिथोस्फीयर है, यानी कि जो हमारा भूमंडल है, स्थल मंडल है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के भू आकृतियाँ पाई जाती है। भू आकृति का मतलब जमीन के ऊपर आप जब भी देखोगे तो सब जगह आपको जो है लैंड एक जैसी नहीं दिखाई देगी, सब जगह अलग अलग है। कहीं पर जो है आपको माउंटेन दिखाई देंगे, तो ये भी इसी का एक पार्ट है, लिथोस्फीयर का ही पार्ट है माउंटेन, यानी कि पर्वत, ठीक है। फिर जैसे कि प्लेन यानी मैदानी हिस्से जो हैं वो भी लिथोस्फीयर का ही एक पार्ट है। प्लेटू यानी कि जो पठारी भाग है वो भी इसी के हिस्से है। वैलीज जितनी भी है, घाटियां, तो वो सब भी जो है अपने लिथोस्फीयर के ही हिस्से है। तो ये सारी चीजें आपको अपने क्लियर रखनी है, यानी कि लिथोस्फीयर
वर्ड जो है आते ही आपके दिमाग में ये होना चाहिए, लिथोस्फीयर का मतलब ही होता है जमीन, बस इतना सा दिमाग में रखो। भूमंडल, स्थल मंडल। अब एक स्थल मंडल पे क्या क्या चीजें होती है वो सारी चीजें आप जानते हैं, आप उससे परिचित हैं। लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस मिनरल वेल्थ, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर लैंड एंड लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। अब ये इसके यूज हो गए। लिथोस्फीयर हमें क्या क्या अवेलेबल करवाता है, तो लिथोस्फीयर जैसे कि आपको मिनरल्स, यानी कि जितने भी मिनरल्स जो भी निकलते हैं, खनिज जिसको हम कहते हैं, वो सब जमीन के अंदर से ही निकलते हैं, लिथोस्फीयर से निकलते हैं। तो ये सारे अवेलेबल जो है हमें लिथोस्फीयर ही करवाता है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है, तो सब सारे के सारे फॉरेस्ट जो हैं वो आपके कहाँ पे हो गए, लिथोस्फीयर पे हो गए, जमीन के ऊपर ही हो गए, पानी के ऊपर तो हो नहीं सकते। ठीक है, ग्रास लैंड जो है, घास के मैदान जो बड़े बड़े हैं दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, तो वो सारे ग्रास लैंड जो है वो भी लिथोस्फीयर का ही इससे है, यही हमें जो अवेलेबल करवाता है। फिर जो हम सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर, जो खेती करते हैं, जो कृषि करते हैं, जिससे हमें अन्न की प्राप्ति होती है, विभिन्न प्रकार की फसलों की प्राप्ति होती है, तो वो भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट है। तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा ह्यूमन सेटलमेंट और इंसानों के रहने के लिए जो जगह है वह भी हमें लिथोस्फीयर से ही मिलती है। यानी कि लिथोस्फीयर जो है हमारे एनवायरनमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस प्रकार से ये जो लिथोस्फीयर वाला टॉपिक जो है ये आपके कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप इसको समझ में आ गया होगा इसको। अब देखिए नेक्स्ट एक और चीज मैंने याद रखने के लिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पे अर्थ डे। तो ये चीज याद रखिएगा, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस जिसको हिंदी में कहेंगे। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 22 अप्रैल या 22 अप्रैल भी कह सकते हैं। इसके अंदर 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आपको, फॉर जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अर्थ डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 अप्रैल को किया जाता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये अर्थ डे क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाते हैं हम इसे, क्यों सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर, बिकॉज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो है ये अर्थ डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों के दिमाग में रहे कि हम जो है पृथ्वी के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, जिस लिथोस्फीयर पे यानी कि जिस स्थल मंडल पे हम रहते हैं उसकी जो है सुरक्षा भी जो है हमारी जिम्मेदारी है। लोगों में जागरूकता आए अपने एनवायरनमेंट के प्रति। जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उससे कहीं ना कहीं जितने भी अपने लिथोस्फीयर हो चाहे हाइड्रोस्फीयर हो, ये सारे के सारे जो है उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये अर्थ डे जो है मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों में इससे जागरूकता आए और कम से कम पॉल्यूशन जो है वो फैले। तो ये चीज आप ध्यान रखना है। अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके सेलिब्रेट करने का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिब्रेट अर्थ डे। तो इसका ऑब्जेक्टिव या एम जो है वो टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट, ये ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है अर्थ डे मनाया जाता है। फिर अपने नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि हाइड्रोस्फीयर भी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। हाइड्रो मींस वाटर, पानी जिसको हम कहेंगे, और स्फीयर का मतलब ही होता है क्षेत्र। इन दो वर्ड को आप अलग कर सकते हैं, हाइड्रो को अलग कर दो और स्फीयर को अलग कर दो। जिस तरह से यहाँ पे हमने लिथोस्फीयर को अलग अलग किया था, लिथो अलग किया था, स्फीयर अलग किया था। लिथो का मतलब होता है रॉक, स्फीयर का मतलब हो गया वही डोमेन या क्षेत्र कह सकते हैं। उसी तरह से हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और स्फीयर का मतलब हो गया क्षेत्र, यानी कि जल क्षेत्र या जल मंडल। हिंदी में अगर सही तरीके से कहेंगे तो जल मंडल। यहाँ पे हमने पृथ्वी जो है स्थल मंडल के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल के बारे में। अब क्या है इसके अंदर देखते हैं, तो हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू ऑल द वाटर्स बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस। अब देखना हाइड्रोस्फीयर के अंदर कौन कौन सा इंक्लूड है, तो अर्थ के ऊपर यानी कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है जितने भी पानी है या पानी से संबंधित जो जहां जहां वाटर पाया जाता है वो सारा का सारा जो है हाइड्रोस्फीयर का एक हिस्सा है। फिर चाहे वो रिवर्स हो चाहे वो ओशन हो, ये सारे जो भी हैं सारे के सारे जो है इसके अंदर हाइड्रोस्फीयर के जो है वो हिस्से हैं। इट इंक्लूड्स द वाटर बॉडीज लाइक ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे आ गया है सारा का सारा, यानी कि इसके अंदर जो है कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं, तो वाटर बॉडीज के अंदर जैसे कि आपके ओशन आ जाएगा, सागर महासागर जितने भी हैं, सी समुद्र हैं, रिवर्स नदियां हैं, लेक्स यानी कि जो झीलें हैं, तो ये सब जो है हाइड्रोस्फीयर के ही जो है वो पार्ट है। और इन सब से मिलकर ही जो है अपना हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल बना है। अर्थ इज कवर्ड विथ 71% ऑफ वाटर। अब देखिए हमारी जो ओवरऑल जो अर्थ है, पृथ्वी है, वह लगभग जो है 71% जो है वह पूरे के पूरे जो है वह पानी से घिरी हुई है। केवल 29% हिस्से पर ही जो है वह लैंड है, बाकी सारे के सारी जो है पृथ्वी पानी से घिरी हुई है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना,
कि 71% जो है हमारी अर्थ जो है वह पानी से कवर्ड है। ठीक है। अब उसमें से भी, अब ये जो 71 है उनमें से वापस इनको अलग से करेंगे हम, तो आउट ऑफ द इनमें से जो 97% इज फाउंड इन द ओशन, सीज एक्सेट्रा विच इज सलाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें से भी जो 97% जो वाटर है, अब अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर है अगर उस सबको एक मान लिया जाए, उसको 100 एक इकाई मान लो, अगर आप एक यूनिट मान लो, और उसमें देखें तो 97% जो है उसका वो सारा का सारा पानी कहां पर है? ओशन में है, सीज में है, जो कि सलाइन यानी कि खारा पानी है, समुद्री पानी है। Out of this 97% is found in the ocean, seas, etc. which is saline, यानी कि जो हमारी पृथ्वी पे जितना भी पानी है उसको हम एक यूनिट मान लेते हैं, यानी उसको 100% मान लेते हैं पूरा। उसमें से अगर 97% जो वाटर है वो सारा का सारा वाटर कहां पर है? ओशन और सीज में है, समुद्र और महासागरों में है सारा का सारा। एंड विच इज सलाइन, सलाइन मतलब खारा, जो कि खारा पानी है, कोई किसी भी प्रकार का उसका यूज नहीं है। यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर है उस वाटर का 97% जो है वो समुद्रों में है, महासागरों में है, और जो कि खारा पानी है, सलाइन वाटर है, जिसका कोई यूज नहीं है। अब पीछे केवल 3%, 97% हो गया, पीछे 3% रहे अपने, तो वो 3% कहां पर है वो देखिए। तो रेस्ट 3% इज फाउंड इन रिवर, स्ट्रीम, लेक्स एंड ग्लेशियर। अब ये जो बाकी का 3% पानी जो है ये सारा का सारा पानी कहां पाया जाता है? नदियों के अंदर, झरनों के अंदर, जहां के लेक्स यानी झीलें हैं, और ग्लेशियर। अब ग्लेशियर का मतलब जो है जो पानी जो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अंटार्कटिका एंड आर्कटिक, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो वहां पर पानी जो है ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, यानी कि बर्फ के रूप में जमा हुआ है, तो वो है ग्लेशियर, उसको हम कहेंगे ग्लेशियर। तो ये बाकी का सारा पानी जो है ना वो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। तो ये सारा 3% में सारा आ गया। उसी 3% के अंदर आपकी नदियां भी आ गई, आपके स्ट्रीम जितने झरने हैं वो भी आ गए, आपके इस वर्ल्ड और वर्ल्ड के जितने भी लेक्स है वो सब आ गए, और जितने भी ग्लेशियर है वो सब आ गए। तो कहने का मतलब जो यूजफुल वाटर है वो बहुत ही कम है, 3% पानी ही जो है केवल यूजफुल है। From hydrosphere, water gets evaporated into the atmosphere when concentrations take place, and then in the form of raindrops, water fall on the lithosphere. अब देखिए पानी जो ये जो अपना हाइड्रोस्फीयर बना हुआ है, अब ये पानी कैसा आता क्या है उसकी यहाँ पर बात बताई गई है कि जितना भी हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर जो चक्कर है किस तरीके से चलता है, वाटर गेट इवेपोरेटेड, यानी कि पानी जो है हम सब जानते हैं कि बारिश कैसे होती है, आप सब जानते हो, पानी जो है वाष्प बनके इवेपोरेट मतलब भाप बनके जो समुद्र के अंदर जो पानी है सारा का सारा ये वाष्प बनके ऊपर उठ जाता है, और उसके बाद संघनन की क्रिया होती है, कंडेंसेशन होता है, और संघनन की वजह से जो है वापस वही पानी जो है हमें रेन ड्रॉप्स के रूप में मिलता है, यानी कि बारिश की बूंदों के रूप में जब बारिश होती है तो वही पानी जो है हमें वापस मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है जो है वो चलता रहता है। इसी तरह से हर साल बारिश होती रहती है, ये वाष्प बनने की जो क्रिया है वो चलती रहती है, और इसी तरह से ये जल चक्र जो है वो चलता रहता है। So in this way water keeps on moving from one sphere to another। इस प्रकार पानी जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता रहता है, फैलता रहता है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर इन दोनों के बारे में पढ़ा है। आई होप कि ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे।